हाँ चलो देख लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। लास्ट अपने वो टर्म्स देख रहे थे, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं उसमें। पेज नंबर 105 पे है, टर्म नंबर 50। ठीक, कॉल की बात हो रही है। अब ये तो वो शेयर कैपिटल वाली सिचुएशन है जहाँ कॉल मनी मंगवाते हैं, तो अकाउंटिंग में आपने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब एंट्रीज की हुई है, उससे रिलेटेड टर्म है। कैपिटल का मतलब भी अपने जानते हैं, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जिससे असेट्स परचेज की जाएंगे, दैट इज कैपिटल। अब एक टर्म आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अपने कंपैरिजन में पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ आइडिया है क्या होता है दोनों में डिफरेंस? थोड़ा बहुत बता दो, मुझे अपने वर्ड्स में बता दो। हाँ, असेट्स में अपने परचेज मतलब खर्चा करते हैं, ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, यूजुअली मोर देन 12 मंथ्स। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो और उसका बेनिफिट आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए मिल रहा है, तो आप वो खर्चा पीएनएल में लेके नहीं जाते, आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं, उसको अपने असेट बोलते हैं, और फिर उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं एवरी ईयर, एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वही अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका मतलब ये है कि जिस खर्चे का बेनिफिट आपको उसी साल में मिल जाता है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने किया और फिर आपको अगर नेक्स्ट ईयर वो बेनिफिट चाहिए तो फिर से खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर उसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और वो एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट करते हैं। तो ये बेसिक अकाउंटिंग डिफरेंस दोनों चीज़ों में रहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स, मोर देन 1 ईयर। इसके बाद केस की बात हो रही है, ये तो लॉ सूट या फिर कोर्ट में कोई केस फाइल करना। केस लॉज का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट किसी केस में कोई फैसला सुनाता है, जजमेंट देता है, तो वो डिसीजन जो है ना, वो एक परमानेंट हो गया एक तरीके से। वैसा अगर कोई सिमिलर केस कोर्ट में फिर से आया, तो आप पुराने केसेस का रेफरेंस ले सकते हो, और वो रेफरेंस अपने कोर्ट में सबमिट भी कर सकते हैं। जज के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या उनके सामने प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में ऐसा हुआ था, तो ये डिसीजन दिया गया था, तो उसी केस का रेफरेंस लेते हुए हम ऐसे डिमांड कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली उसको कोर्ट भी कर सकते हो। उल्टा जजेस के लिए ईजी हो जाता है, वो लोग भी वो केस रिफर करके एक बार टैली कर लेते हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है। फिर नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। सुना है टर्म कभी? ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। तो जहाँ पे नॉर्मली गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं, वहाँ अगर आप बोलो कि मैं आज के आज ही पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कुछ डिस्काउंट दे दो, तो कैश डिस्काउंट जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में बड़ा कॉमन है, ये रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग में पढ़ा है कभी? इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग, ऑपरेटिंग, 3 कैटेगरी में खर्चे डिवाइड करते हैं, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। फिर नेट पता चलता है कि आपका नेट कैश फ्लो कैसा है, दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस में बनाना मैंडेटरी होता है। कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट का मतलब क्या है? जब कोर्ट में केसेस चलते हैं, अब कोर्ट रूम में जो जजेस हैं, जो बेंच है, जो डिसीजन सुना रही है, जो सुन रही है आपकी बात, उनके पास दिन में बहुत सारे केस आते हैं। तो उनके पास एक लिस्ट होती है कि आज के दिन में इतने इतने लोगों को तारीख दी हुई है, और ये पार्टीज आने वाली है, और इनका केस इतने बजे रिपोर्टिंग है, और सबको ये टाइम स्लॉट दिया होता है, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, कि आपका आर्ग्यूमेंट इतनी देर सुनेंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम, वैसा होता है। तो वो जो लिस्ट होती है उनके पास, उनको कॉज लिस्ट बोला जाता है। तो उसमें आने वाले केसेस की सारी डिटेल्स होती है, वैसा है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड केविएट एम्प्टर, ये अपन ने डिस्कस किया था ना शायद, लेट द बायर बी अवेयर, ये वो लॉजिकल लीगल रीजनिंग वाले टर्म्स में भी था ये। केविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, जो गुड्स परचेज कर रहा है उसका ये जानने का राइट है कि उन गुड्स की क्या डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें कंज्यूम हो रही है, और वो जो कंज्यूम करने वाला है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो नेसेसरी। इसलिए अपने देखते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शंस टू यूज, वो सब लिखा होता है यूज बेस पे। नेक्स्ट, चेक के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। उसमें स्टेल चेक की बात हो रही है, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। देखना वो चेक के जो लैंग्वेज है ना, उसमें लास्ट पॉइंट में ब्लैंक चेक इज फॉर एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट वाइल अ स्टेल चेक इज मोर देन 6 मंथ्स। वो 6 मंथ्स नहीं, वो 3 मंथ्स हो चुका है। ये 3 महीने से पुराने डेट का चेक होगा तो बैंक में अब वो पास नहीं होता, तो उसको स्टेल चेक या आउटडेटेड चेक बोला जाता है। वो करेक्शन आप कर लो, दैट इज नाउ 3 मंथ्स। एमसीक्यू में आएगा तो भी 3 मंथ्स ही आप सिलेक्ट करना। फिर इसके बाद कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब जो आप कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो। बैंक से आपने लोन लिया, बैंक बोल रही है कुछ गारंटी तो दो कि भाई लोन चुकाएगा कौन। तो बोला मेरे पास कुछ गोल्ड पड़ा है, मैं आपके पास रख देता हूँ, अगर मैं पे नहीं कर पाया तो ये बेच के आप रिकवर कर लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये होता है। कमीशन पे करना, किसी से कोई काम करवाया, प्रॉफिट का एक हिस्सा उसको एज ए चार्जेस पे कर दिया, एजेंट को अपने कमीशन पे करते हैं, ये वैसी बात है। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ का मतलब जब पार्लियामेंट का सिस्टम नहीं था, जब ऐसा लिखित कानून पास नहीं होता था, तो उसके पहले क्या सिस्टम था? तो लोग सोसाइटी में एक लॉ बना लेते थे, ओरली, वर्बली, और यही कानून है जो फॉलो होगा। जैसे गांव में होता था कि भाई गांव के जो बड़े हैं उन्होंने बोल दिया कि अब ये सिस्टम रहेगा, वो एक कानून बन गया, जब तक कोई पार्लियामेंट में लिखित कानून पास नहीं हुआ। तो इसको अपने बोलते हैं दैट इज अ कॉमन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेंट।
ऑब्वियसली जो आप कोर्ट में फाइल कर रहे हो दैट इज अ कंप्लेंट। अब इसमें क्या होता है ना, जब कोई सिविल मैटर होता है तो वर्ड यूज करते हैं प्लेंट, ये मैंने आपको समझाया भी था। और अगर कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो बोलते हैं कंप्लेंट। फिर वो प्लेंट से वर्ड आया था प्लेंटिफ, और सामने एक टर्म आता है डिफेंडेंट, इसे हमने बातें की थी तो उससे रिलेटेड है। फिर है कंडीशन, कंडीशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। इसके लिए एक स्टिप्यूलेशन भी एक वर्ड यूज करते हैं जो आपको मिलेगा वहाँ पे। स्टिप्यूलेशन का मतलब होता है कंडीशन। तो बोलते हैं ना आपको ये काम करना है तो ये कंडीशन रहेगी, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो ये कंडीशन रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, वैसा टर्म। फिर है कंसाइनमेंट, पढ़ा है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनमेंट का मतलब कोई गुड्स का कंसाइनमेंट है, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया तो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और उसके बदले आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूँ। तो जो गुड्स भेज रहा है वो कंसाइनर है जिसका कंसाइनमेंट है, जो रिसीव कर रहा है वो कंसाइनी है। तो इसमें अकाउंटिंग में भी टर्म यूज होता है। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप। किसी भी ग्रुप को, या ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकते हैं, तो किसी भी ग्रुप को जो एक साथ आपस में एसोसिएटेड है उनको कंसोर्टियम बोला जाता है। वैसा जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो, अब अदानी ग्रुप ने बैंक से लोन मांगा एसबीआई बैंक से कि हमें 10,000 करोड़ का लोन चाहिए। अब एसबीआई सोच रही है यार अकेले इतना सारा लोन देंगे तो बाद में अगर इसका कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट आ गई और डिफॉल्ट हो गया तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, और 4-5 बैंक को पूछ लेगा कि यार मेरे पास 10,000 करोड़ का क्लाइंट आया है, तुम लोगों को कुछ लोन देना है क्या। तो एक बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने बोला 1,000 करोड़ हम दे सकते हैं, किसी और बैंक ने बोला 500 करोड़ हम दे सकते हैं। ऐसे करके ना इन्होंने पूरे ग्रुप बना लिया। तो अब एसबीआई अकेला लोन नहीं दे रहा है, 5 बैंक मिल के अदानी को लोन दे रहे हैं। तो जो 5 बैंक का पूरा ग्रुप है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ कंसोर्टियम, इट इज अ ग्रुप। और लॉजिकली सब एक साथ कनेक्टेड है फॉर अ कॉमन पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस पे बात हो चुकी है, कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका भी एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना हुआ है। अगर उसमें जजेस आपके खिलाफ एक्शन ले तो आपको जेल भी हो सकती है, फाइन पेनल्टी भी लग सकती है, सीवियर मैटर होता है। मूवीज में दिखाते हैं ना, अपना हीरो होता है वो इधर से कूद के उधर जा रहा है, सामने वाले लॉयर को उठा रहा है, पटक रहा है, मारपीट कर रहा है। ये सब सुनने बोलने में मूवीज में अच्छा लगता है। आप कोर्ट में जज के सामने ऐसा करोगे ना तो सीधा जेल में आपको डाल देंगे, इमीडिएट पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो कोर्ट में जो डेकोरम मेंटेन करना है बड़ा नेसेसरी होता है, तो वहाँ पे ऐसा सब नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आजकल क्या होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है ना वो ऑनलाइन भी होती है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का भी लाइव टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो उसमें एक वीडियो में ऐसे ही दिखा रहे थे कि जो लॉयर है वो जज के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो थोड़ा रूड वे में बात कर रहे थे। तो ये वाज लाइक, वो जज को भी गुस्सा आ गया, बोले यार तुमको बात करने की तमीज नहीं है वो, और उनको पता है कि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो लॉयर्स है वो भी क्या थोड़ा होशियारी मारने की कोशिश करते हैं, क्या जज के सामने थोड़ा ऐसा बोल देंगे ना तो बाकी लोगों में अपनी इंप्रेशन पड़ेगी कि जज के सामने ऐसा बोलने का इसके अंदर पावर है, ऐसा है वैसा है। तो जज ने तुरंत ही सुना दिया, बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के अभी आपको जेल करवा दूंगा, नाम दे दो, डिटेल बता दो। तो फिर बेचारा वो ठंडा हो गया कि बोले नहीं पंगे नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं आपको जज का या कोर्ट का जो डेकोरम है मेंटेन करना है, अदरवाइज उनके पास सीवियर पावर्स रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिटेल में पढ़ने वाले हो तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कन्विक्शन, अब किसी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, या तो उसको जेल होगी या फ्री कर देंगे। अगर उसको जेल हो गई तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन। कन्विक्ट करना मतलब किसी पे चार्जेस फाइनल कर देना कि भाई जो भी आप पे इल्जाम थे उसमें से ये सारे साबित हो चुके हैं, अब आपको जेल जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। नेक्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस। जैसे आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो तो उसका एक कॉस्ट लगेगा, एक्सपेंसेस की बात हो रही है, सिंपल टर्म। अगला पॉइंट है कवर नोट। कवर नोट का मतलब क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड डॉक्यूमेंट है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो पॉलिसी के पेपर्स होते हैं वो इमीडिएट नहीं है कि आपको इमीडिएट प्रिंट आउट निकाल के दे दी। आपने पॉलिसी ले ली, आपके जो पॉलिसी के पेपर्स है वो 10 दिन 15 दिन बाद बाई कोरियर आपके घर पे आ जाते हैं और पूरी डिटेल्ड कॉपी होती है, उसमें सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन वो लोग है ना पॉलिसी बेचते टाइम आपको बोलते हैं कि आपने आज अभी पेमेंट किया ना, आपकी पॉलिसी अभी से स्टार्ट होगी। मतलब जैसे कार खरीदी आपने, अब कार शोरूम से लेके बाहर निकलो, हो सकता है बाहर निकलते एक्सीडेंट हो जाए, होता है ऐसा, बहुत बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं। कितनी बार एक किया मोटर्स में एक कस्टमर का वीडियो आया था, उसने गाड़ी ली, शोरूम से बाहर निकाल रहा था तो ऐसे पैसेज था जहाँ से टर्न मार के बाहर जाना था, उसने टर्न मारा नहीं, सीधा दीवार में गाड़ी। तो अभी तो गाड़ी खरीदी है जस्ट और सीधा गाड़ी दीवार में भिड़ा दी और आगे से पूरी डैमेज हो गई। अब इसमें इंश्योरेंस काउंट होगा कि नहीं होगा। अब पॉइंट ये है कि जब वो लोग कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर करते हैं ना तो इंश्योरेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, इंश्योरेंस के पेपर बना के दे देते हैं, बट पूरी पॉलिसी तो कंपनी से आएगी। लेकिन अभी वो लोग क्या करते हैं, कवर नोट या फॉर्मल डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि ये प्रूफ है कि आपका गाड़ी इंश्योर्ड है। अभी बाहर जाके आपने एक्सीडेंट कर दिया ना तो भी इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर पॉलिसी है वो आपको 10-15 दिन बाद घर पे बाई कोरियर आ जाएगी। बट इस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप इंश्योरेंस बता सकते हो कि गाड़ी इंश्योर्ड है, तो उस डॉक्यूमेंट को अपने कवर नोट बोलते हैं। एक टोकन हो गया, ये डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो रहा है कि भाई इंश्योरेंस आपने लिया, तो कवर नोट वाला पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, ऑब्वियसली तो आपको पता ही है। तो उसमें कहीं ना कहीं रेपुटेशन मैटर करती है, क्रेडिट हर किसी को नहीं दे सकते।
वरना फिर रिस्क हो जाएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ पढ़ा है आपने इसके बारे में? अकाउंटिंग में कहीं आया होगा टर्म, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। होता है ना, आपने किसी को पैसे दिए कुछ गुड्स खरीदने के लिए, फिर आपने उससे गुड्स खरीदे नहीं है, उसको रिटर्न कर दिए, तो क्या करता है, पैसे रिफंड नहीं करता। वो आपको एक नोट दे देगा कि पैसे आपके मेरे पास डिपॉजिट है, इन फ्यूचर आपको कुछ परचेज करना हो तो ये नोट दिखा के आप परचेज कर लेना। दैट इज अ क्रेडिट नोट। तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो एब्रीवेशन है। क्रिसिल एक अथॉरिटी है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्रेडिट रेटिंग एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया लिमिटेड। एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म। अब क्रेडिट रेटिंग होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है। आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिजनेस करना है, आपको पता नहीं है कि यार ये कंपनी मतलब भरोसे के लायक है या बाद में नुकसान हो जाएगा, वैल्यू कैसी है उसकी, उनका काम कैसा है, आपको नहीं पता। अब आप कंपनी को बोल रहे हो भाई आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भिजवा दो, बैलेंस शीट भेज दो, मैं पहले पूरा रिसर्च करूंगा, उसके बाद आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करूंगा। अब ये रिसर्च करना एक तो आना चाहिए आपको, पहली चीज़ तो टेक्निकल काम, प्लस रिसर्च करने में टाइम और एफर्ट बहुत लगता है। तो बिजनेस करोगे या रिसर्च करते रहोगे, तो इसका एक तरीका होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं और एक रिपोर्ट निकालते हैं, रेटिंग दे देते हैं कि हमारे हिसाब से कंपनी इतनी ट्रस्टवर्दी है और इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। उनकी रेटिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप उस कंपनी के साथ डील कर सकते हो। और ये लोग पेड बेसिस पे भी रिपोर्ट निकाल के देते हैं। आप इनको पैसे दो, फीस पे करो, और ये लोग रिपोर्टिंग करेंगे कि भाई हमारे हिसाब से ये कंपनी कितनी क्रेडिट वर्दी है, तो आपका उनके साथ बिजनेस करना थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। तो इस एंटिटी के लिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया, इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज क्रिसिल। फिर क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो दैट इज अ क्राइसिस, वही बात हो रही। क्रॉस एग्जामिनेशन, कोर्ट में होता है ना, अपना लॉयर सामने वाले से सवाल पूछ रहा है एंड वाइस वर्सा, दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। सीआरआर के बारे में कुछ पढ़ा हुआ आपने, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास बैंक्स को कुछ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। करंट असेट्स, करंट डेट, करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट आइटम्स आप जानते हो। डैमेजेस का मतलब कॉम्पनसेशन, ये मैंने आपको टॉर्ट्स के टाइम पे बताया था, ठीक है। डे ऑर्डर को पेंडिंग रखना, स्टॉक मार्केट वाला टर्म है, वो लास्ट में एक साथ बताऊंगा। डिबेंचर्स के बारे में भी आप जानते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अपनी बात होगी। डेट एंड इक्विटी भी आपको पता है, तो ये सब टर्म्स आपने पढ़े हैं। डेट फिनेंसिंग, पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, या तो इक्विटी के फॉर्म में ले लो या डेट के फॉर्म में। इक्विटी के फॉर्म में लेने का मतलब शेयर्स में हिस्सा दे दो, और डेट के फॉर्म में मतलब डिबेंचर इशू करके उधार ले लो, ब्याज भरो, पैसा वापस कर दो, उसमें ओनरशिप नहीं मिलती, दैट इज डेट फिनेंसिंग। डिक्लेरेशन का मतलब सिंपल डिक्शनरी मीनिंग है, कोई चीज डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, एक्सेप्ट करना, दैट इज डिक्लेरेशन। डीड, डीड का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कोई राइट्स या लायबिलिटीज पास ऑन होते हैं, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, ठीक है, ये सारे टर्म्स अपने यूज करते हैं। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, कोई रूल फॉलो ना करना, कहीं पे जो आपको बोला था वैसे नहीं किया, कुछ गलती कर देना, दैट इज अ डिफॉल्ट। नेक्स्ट टर्म इज डिफेंडेंट, ये मैं बता चुका हूँ। डीमटीरियलाइजेशन, स्टॉक मार्केट में यूज होता है, डीमैट सिक्योरिटीज। डीमैट का मतलब होता है डीमटीरियलाइजेशन। पहले शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल पेपर होते थे, अब मोबाइल ऐप में एंट्री दिखती है, दैट इज डीमैट। डिपॉजिटरीज वो एंटिटी है जो ये डीमैट का डेटा स्टोर करती है। सीडीएसएल और एनएसडीएल पढ़ा है आप लोगों ने, तो डिपॉजिटरीज है और कुछ नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और जो स्टॉक ब्रोकर्स आपको ये मोबाइल ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोला जाता है, डीपी। जैसे अपस्टॉक्स है, जीरोदा है, ग्रो है, ये सब जो ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स बाई कर सकते हो, सारे ऐप्स को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पता है आपको। डेरिवेटिव मार्केट अभी पेंडिंग रखना, स्टॉक मार्केट वाला टर्म। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो बिजनेस में यूज होती है और करनी भी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा, डिफरेंशिएशन में आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। आप अगर कोई पर्टिकुलर किराने की दुकान में, एफएमसीजी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, अब क्या होता है ना, जनरली एक ही जैसी दुकान है ना, दो तीन लाइन में बनी हुई है, ग्रोसरी स्टोर सेम सामान मिल रहा है, तो अब कोई भी दुकान में चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे खरीद लो या उससे खरीद लो, डजेंट मैटर, सेम कंपनी का प्रोडक्ट, सेम पैसा देना है, क्या फर्क पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वो दो दुकान वाले जो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तो है ही, लेकिन कंपटीशन में ना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। कस्टमर मेरी ही दुकान में क्यों आएगा और सामने वाली दुकान में क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई आंसर नहीं है, तो वहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ऐसे बिजनेस में कंपटीशन देना दूसरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ नया नहीं है करने को। लेकिन कंपनीज जो बड़े लेवल पे काम कर रही है, वो लोग कोशिश करते हैं कि यार कुछ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो कि कस्टमर बाकी शॉप को छोड़ के मेरे पास आए। अब जैसे डीमार्ट का एग्जाम्पल ले लो, अब डीमार्ट में अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो इतनी भीड़ लगती है, लोग कितना सामान खरीदते हैं वहाँ से, वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहा है। छोटा शॉपकीपर आपको एमआरपी पे गुड्स बेचेगा,
डीमार्ट में जाओगे तो बोलते हैं मिनिमम 6% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। तो क्या होता है ना, कस्टमर को एक डिफरेंशिएशन दिखता है कि नहीं यार डीमार्ट में डिस्काउंट मिलता है, सस्ता मिलता है, यहाँ पे जाएंगे। तो कुछ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, बाकी लोगों से आप कुछ अलग कर रहे हो तो पब्लिक आपके पास आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही। तो ऐसी स्ट्रैटेजी हम बिजनेस में लगाते हैं अलग अलग लेवल पे, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई और कुछ नहीं, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी शॉप में और बाकी बिजनेसेस में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब पैसा पे करना किसी को, ये बैंकिंग लैंग्वेज है। मतलब जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक वाले आपको लोन देते हैं, तो एक पॉइंट पे तो पैसा ट्रांसफर करते होंगे ना आपके अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड डिसबर्समेंट ऑफ द लोन अमाउंट। पैसा पास ऑन कर देना, ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसबर्समेंट। डिस्काउंट हम ऑलरेडी जानते हैं। बिल डिस्काउंटिंग के बारे में आपने कुछ सुना है? बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के नाम पे इशू किया, 6 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो आपने क्या किया, बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करा दिया, दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। डिसमिसल, जज ने किसी केस को खत्म कर दिया, एंड कर दिया, केस डिसमिस कर दिया, ठीक है, दैट इज डिसमिसल। डिस्पोज का मतलब भी वही है, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को खत्म करना। डिसमिस का मतलब केस रिजेक्ट, कि भाई इस पे कोई फैसला सुनाने की जरूरत नहीं। डिस्पोज एक जनरल वर्ड हो गया, उसमें डिसमिसल भी आ सकता है, टर्मिनेशन भी आ सकता है, डिसीजन भी आ सकता है, सब कुछ कवर हो गया। डिस्पोजिशन, द मैनर इन विच अ केस इज सेटल्ड और रिजॉल्व, ठीक है, सेम बात हो गई। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप में वर्ड यूज होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इन्होंने दूसरी पार्टनरशिप कवर की, यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है। नेक्स्ट, डिविडेंड, ये भी आप जानते हो, इक्विटी शेयर्स पे जो मिलता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप, ये प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे तो इसके कोई पेपर तो बने होंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, सिंपल। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, योर लोकेशन, करंट लोकेशन इज योर डोमिसाइल। सपोज आपका गांव कोई और सिटी में है, कोई और स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी, लेकिन अभी आप करंटली सूरत में रह रहे हो, तो दिस इज योर डोमिसाइल। एक नेटिव प्लेस अलग होती है जहाँ को आप बिलोंग करते हो, और जहाँ पे आप अभी रह रहे हो उसको डोमिसाइल बोल सकते हैं, तो ये कॉमन टर्म है। ड्राफ्ट, बैंक में नहीं होता डिमांड ड्राफ्ट, आप पहले पैसे पे कर दो और ड्राफ्ट बनवा लो, चेक जैसा ही दिखता है लेकिन प्रीपेड होता है। चेक पोस्टपेड होता है, आप किसी को दोगे, वो अकाउंट में भरेगा, फिर पैसे कटेंगे। ड्राफ्ट में ऑलरेडी पैसे कट चुके हैं। चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, तो वो ज्यादा सिक्योर माना जाता है जब किसी को पेमेंट रिसीव करना हो। नेक्स्ट टर्म जो है वो अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड है, डंपिंग। डंपिंग का मतलब आप किसी मार्केट में जानबूझ के सस्ते रेट में गुड्स बेच रहे हो, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डंपिंग। चाइना करता है ये, सस्ता गुड्स इंडिया में डंप करता रहता है, तो हम इंडियन गुड्स छोड़ के चाइनीज गुड्स खरीदते हैं, वैसा होता है, तो दैट इज डंपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का मतलब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा हो गया, कुछ पैसा जो आपको एक अकाउंट में सेट असाइड करके या एडवांस में देके रखना पड़ेगा, ताकि आगे बाकी का पेमेंट करके सेटल कर सको, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी। और बेसिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। नेक्स्ट देखना टर्म, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये कुछ पढ़ा है आपने कहीं पे कैश फ्लो में, फाइनेंस में, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट कॉस्ट और गवर्नमेंट का टैक्स पे करने से पहले आपने कितना कमाया, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं उसको, तो उसके लिए टर्म यूज होता है। दूसरा टर्म भी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा बोलते हैं शॉर्ट में, और ये बिजनेस लैंग्वेज में बड़ा कॉमन वर्ड है। एबिटा कितना है, कितना परसेंटेज है, मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा, अमोर्टाइजेशन का खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सरकार के टैक्सेस, उससे पहले कितना कमाते हो, दैट इज एबिटा, ठीक है। और उसमें से जब खर्चे माइनस होते हैं, फिर जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो ये देखा जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आप बिजनेस कौन से स्केल पे, कौन से लेवल पे कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। कोई कंपनी है जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है, लोकल कंपनी, तो मतलब हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो शॉर्ट लेवल पे चल रहा है, फिर लोकल एरिया को हम केटर करते हैं और उतना ही प्रोडक्शन है। अब हम स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, पूरे गुजरात स्टेट में बिजनेस करेंगे, फिर हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, पूरे कंट्री में बिजनेस करेंगे। तो जैसे जैसे आप अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे ना, आपके खर्चे बढ़ेंगे, शोरूम का एक्सपेंस बढ़ेगा, फैक्ट्री का एक्सपेंस बढ़ेगा, गोडाउन का खर्चा बढ़ेगा, स्टाफ का खर्चा बढ़ेगा, तो आपको खर्चे उतने ही बढ़ाने चाहिए जितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर कमाई बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ाओ, कमाई नहीं बढ़ रही हो, खर्चे बढ़ाते जा रहे हो, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल, और डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। एनकम्बरेंस, इसका मतलब है चार्ज या लायबिलिटी, आप लिख के रख सकते हो, चार्ज या फिर लायबिलिटी, एनकम्बरेंस। ठीक है, इसके बाद एंडोर्समेंट, ये सुना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक और ये सब में, एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। मेरे पास चेक आया, मैंने आपको पास ऑन कर दिया, पीछे नाम लिख दिया कि किसने किसको दिया, दैट इज एंडोर्समेंट, सिंपल। एंटरप्रेन्योर वर्ड तो बड़ा कॉमन है आजकल, आपको पता ही है, जो अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, उसके लिए टर्म यूज होता है।
EPS अर्निंग पर शेयर, ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है। पर शेयर कितना आपने पैसा कमा के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज अर्निंग पर शेयर। दिस इज आफ्टर टैक्सेस एंड आफ्टर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एवरीथिंग, वैसे देखा जाता है। एस्क्रो अकाउंट, a legal document kept in the custody of a third party, taking effect or made available only when some conditions are satisfied or some period of time has elapsed। आपने किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट रखवा दिया, कुछ पैसे रखवा दिए और बोला इतने टाइम के बाद ही वापस मिलेंगे, लॉक इन जैसा हो गया, तो उसको एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। फिर है ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कंपनी वाले पता है सैलरी शेयर्स के फॉर्म में भी देते हैं, मतलब आपको सैलरी पूरी कैश में नहीं मिलेगी, कंडीशन होती है कि इतना पैसा आपको कैश में मिलेगा और इतने रुपए के शेयर्स मिलेंगे। ये कंपलसरी वाला भी होता है, ऑप्शन वाला भी होता है। तो एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन में ऐसा है, कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि भाई हमारी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, शेयर 200 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, अगर आप चाहो तो 150 रुपीज में बाई कर सकते हो। तो 200 का शेयर आपको 150 में मिल रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, 50 रुपए आपका डिस्काउंट। अगर बाई करना है तो ऑप्शन है, एक्सरसाइज कर लो, नहीं चाहिए तो भी ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या ईसोप बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एस्टिमेट। तो सिंपल हो गया, किसी से कोई खर्चे का एस्टिमेट लेना कि ये काम कराएंगे तो कितना खर्चा लगेगा, एक बेसिक आइडिया दे दो ताकि पता चले कि स्पेंड करना है कि नहीं करना है, दैट इज एस्टिमेट। एविडेंस, अपने कोर्ट में बात होती है। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोला जाता है। एक होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को कुछ पैसे पे करना, जैसे सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को, दैट इज मैंडेटरी, काम करा है पैसा देना पड़ेगा। एक होता है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड या विदाउट एनी लीगल कंपल्शन आप किसी को कुछ पे कर रहे हो, जैसे आपने एम्प्लॉयज को कुछ पैसे गिफ्ट कर दिए, कुछ सामान गिफ्ट कर दिया, नहीं भी करते तो कोई लीगल कंपल्शन नहीं था, लेकिन एज अ गुड जेस्चर आपने कर दिया, दिवाली पे होली पे हो सकता है, या कोविड के टाइम पे अपन देख रहे थे कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए कि आपको जरूरत है तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। दैट इज एक्स ग्रेशिया पेमेंट विदाउट एनी लीगल कंपल्शन, वॉल्यूंटरीली अगर आप किसी को कुछ पे कर रहे हो और इन रिटर्न आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, दैट इज ओनली एज अ गिफ्ट, तो उसको अपने एक्स ग्रेशिया बोल सकते हैं। फिर एक आता है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे ऑर्डर मैंने आपको लीगल टर्म से बताया था, दो पार्टीज आती है कोर्ट में, एक पार्टी एब्सेंट है तो कोर्ट है ना दूसरी पार्टी के फेवर में डिसीजन सुना देती है, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टे ऑर्डर, वन पार्टी इज एब्सेंट। वैसे तो ये एक लीगल टर्म हो गया, अगेन एक्स पार्टे ऑर्डर। नेक्स्ट टर्म है एक्सचेकर। गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है, सरकारी खजाना, उसको एक्सचेकर बोला जाता है, ये टर्म यूज होता है। इंडिया में कम यूज करते हैं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ा कॉमन है। एक्स डॉक, एक्स शिप, एक्स वेयर हाउस, इसका मतलब है कि यहाँ तक के सारे खर्चे इसमें इंक्लूडेड है, बाकी खर्चे इंक्लूडेड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टूर पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो होता है ना ये वेकेशन टाइम पे जो टूर एंड ट्रैवल वाले उनके पैकेजेस होते हैं, ट्रैवल टू दुबई, ट्रैवल टू सिंगापुर, इंटरनेशनल पैकेज है, तो वो लोग उसमें मेंशन कर देते हैं एक्स अहमदाबाद, एक्स मुंबई। उसका मतलब ये है कि मुंबई टू दुबई या मुंबई टू सिंगापुर और सिंगापुर से वापस मुंबई तक आने का सारा खर्चा इस पैकेज में इंक्लूडेड है, जो उन्होंने अमाउंट लिखा है। तो इसका मतलब आप सूरत से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो सूरत से मुंबई का जो खर्चा है ट्रेन का, वो एक्स्ट्रा लगेगा, तो वहां तक का सारा अमाउंट इंक्लूडेड है, बाकी के सारे खर्चे एक्सक्लूडेड है। ये एक्स मुंबई या एक्स अहमदाबाद लिखने से वो क्लैरिफाई हो जाता है। तो एक्स डॉक या एक्स वेयर हाउस लिखा है तो भाई पोर्ट तक के सारे खर्चे इंक्लूडेड है, बाकी के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, इम्प्लाइड हो गया। डॉक मतलब जो पोर्ट का एरिया होता है जहाँ पे शिप्स आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो। एग्जीक्यूटर, अपने किसी की विल बनाते हैं, मुझे आइडिया, वसीयत बोलते हैं। आपकी अगर प्रॉपर्टी है बहुत सारी, अब इंसान है, डेथ तो होने वाली है, अब पता है कि मेरी प्रॉपर्टी के बाद, मतलब मेरे बाद उस प्रॉपर्टी को लेके ना फैमिली मेंबर्स में झगड़ा होगा, मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे उतना मिलना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, अभी से मैं अपने डॉक्यूमेंट बना के रख देता हूँ स्टैम्प पेपर पर लिख के कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरे फैमिली मेंबर्स को किसको क्या हिस्सा मिलेगा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ विल। ठीक है, अब विल जब मैंने बनाई तो ये विल तो मेरे मरने के बाद ओपन होगी, तब पता चलेगा मैंने किसके लिए क्या रखा है, बट जो भी मैंने रखा है उसका पेपर वर्क भी तो करना पड़ेगा, जिस फैमिली मेंबर को जो प्रॉपर्टी मिलनी है वो उसके नाम पे ट्रांसफर भी तो होगी, डॉक्यूमेंट बनेंगे, ये लीगल काम कौन करेगा, तो उसके लिए मुझे किसी लॉयर को अपॉइंट करके रखना पड़ेगा उसमें, दैट इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटर। ये एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर मैं जो कुछ भी आज लिख के जा रहा हूँ वैसे, तो उसको एग्जीक्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म सिंपल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप जब किसी सिक्योरिटी में, शेयर में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि इतना रिटर्न मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, बड़ा सिंपल हो गया। एक्सट्रिंसिक वैल्यू अभी पेंडिंग छोड़ देना। फेस वैल्यू आपको पता है शेयर्स में, बेसिक 1 रुपी, 10 रुपी, वो आप पढ़ चुके हो। फैक्टर का मतलब एक एजेंट होता है, एजेंट की बात हो रही है। अ मर्केंटाइल एजेंट हु डील्स इन हिज ओन नेम बट एंजॉयज द राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एट प्री नेगोशिएटेड टर्म्स। मतलब मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, मैंने बोला तू मेरा गुड्स तेरे नाम से, तेरे हिसाब से डील कर, बेच, कितना खरीदना है, कितने पे बेचना है, तेरी मर्जी है,
मुझे जो मिलेगा ना उसमें से इतना प्रॉफिट दे देना। तो मैंने एक एजेंट को उतनी अथॉरिटी दे दी, वो डायरेक्टली अपने हिसाब से डील कर सकता है, तो उसको फैक्टर बोला जाता है। फिर कुछ एब्रीवेशन आ गए, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, दैट इज फिड्यूशरी। भाई किसी पे ट्रस्ट करना और उसको उस बेसिस पे अपॉइंट करना कि भाई आप पे हम ट्रस्ट करते हैं, आप हमारे साथ चीटिंग नहीं करोगे। एक कंपनी में जो प्रमोटर होता है उसको बोला जाता है फिड्यूशरी रिलेशन विद द कंपनी। तो प्रमोटर है वो कौन है, जिसने कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी में पैसा लगाया, उसको रजिस्टर करवाया, तो वो तो कंपनी के फेवर में ही काम करेगा ना, वो कंपनी के साथ चीटिंग नहीं करेगा, ऐसे देखा जाता है। तो उसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशन, वैसा। नेक्स्ट टर्म आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग आपने पढ़ा हुआ है। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब है कि कोर्ट का क्या डिसीजन है, उन्होंने जो इंक्वायरी की उसमें उनको क्या मिला और अब वो जो फैसला सुनाएंगे वो, दैट इज फाइंडिंग्स। FIPB अगेन एब्रीवेशन। फर्म का मतलब आपको पता है, पार्टनरशिप फर्म, उसकी बात हो रही है, ये सब हम देख चुके हैं। फर्म ऑफर, फर्म ऑफर का मतलब जब मैं आपको कोई ऑफर दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं इतने पे बेचूंगा, इतने पे खरीदूंगा, वो कंफर्म ऑफर है कि भाई फाइनल प्राइस ये है, इतने में लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो, दैट काइंड ऑफ एन ऑफर, दैट इज अ फर्म ऑफर। फिस्कल, ये कुछ वर्ड सुना है, फिस्कल डेफिसिट, सरकारी खर्चे, ठीक है, तो वो लोग जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो। फिक्स असेट आपको पता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पता है, जो चेंज नहीं होगा। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो चेंज होता रहता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, दैट इज फ्लोटिंग रेट। फॉरेन एक्सचेंज, रुपी, डॉलर, ये सब करेंसीज का एक्सचेंज, उसका भी एक रेट होता है ना, 80 रुपये का डॉलर हो गया, 90 रुपये का डॉलर हो गया, दैट इज एक्सचेंज रेट। अब ये सब टर्म्स अभी पेंडिंग रखने पड़ेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड डिलीवरी, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये सब आज का पार्ट नहीं। फ्रेट, फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सिंपल, दैट इज अ फ्रेट। फ्यूचर्स भी अभी पेंडिंग रखना। फिर उसके बाद कुछ एब्रीवेशंस, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। GDP आपको पता है। GDR पेंडिंग रखना अभी, ग्लोबल ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, आगे अपन ने टर्म पेंडिंग रखा है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये उसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं एक साथ बता दूँ। गुडविल आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, है ना। ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस का मतलब कोई कंप्लेंट, कोई प्रॉब्लम जो आप फाइल कर सकते हो किसी भी अथॉरिटी को कि भाई ये मेरी कंप्लेंट है, उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीवियंस। ग्रॉस प्रॉफिट हम जानते हैं। गारंटी, बैंक लोन में होता है ना, गारंटी देनी पड़ती है कि भाई ये लोन नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा, दैट इज अ बैंक गारंटी। और वो गारंटी अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लेनी चाहिए, ऐसे किसी की भी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। कभी कोई दोस्त ने बोला यार बैंक से लोन लेना है, गारंटर चाहिए तो साइन कर दे, आपने सोचा ठीक है यही तो टाइम है दोस्ती दिखाने का, ला बोल कहाँ साइन करना है। उसने लोन ले रखा है, 50 लाख रुपए लोन ले रहा है, आप गारंटी दे रहे हो, गारंटी का मतलब है कि आप बैंक को ये बोल रहे हो कि इसको 50 लाख दे दो, अगर ये नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा, समझ आ रही है। उसने नहीं चुकाया तो सच में आपको देने पड़ेंगे, तो साइन करना है तो सोच समझ के साइन करना चाहिए। वो बैंक गारंटी वाला काम जो है ना वो रिस्की हो सकता है। गारंटर वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। गार्डियन का मतलब केयर टेकर, ठीक है, जिसके पास लीगल अथॉरिटी है, केयर टेकर। हेजिंग वाला वर्ड अभी पेंडिंग रखना, आज का नहीं है। हायर परचेज, कुछ आइडिया है इसके बारे में। हायर परचेज अग्रीमेंट, इंस्टॉलमेंट्स में अपने बैंक से लोन लेके अगर गाड़ी खरीदते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड हायर परचेज अग्रीमेंट। बैंक वाले ने शोरूम वाले को पूरा पैसा दे दिया, गाड़ी आपको मिल चुकी है, अब आप बैंक वाले को हर महीने EMI के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा विद इंटरेस्ट पे करने वाले हो। दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड हायर परचेज अग्रीमेंट, ठीक है। ये लोन जो आप लेते हो उसको हायर परचेज अग्रीमेंट बोला जाता है, इतना ही कंसेप्ट है उसमें। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अपने कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं तो वो टर्म आपको पता है। और लास्ट में हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब जैसे मैंने आपको बैंक लोन वाला बोला ना, गाड़ी आपने खरीदी, अब गाड़ी खरीदी तो पैसे तो बैंक वालों ने दिए ना, आपने तो दिए नहीं, तो आइडियली तो बैंक मालिक हुआ ना उस गाड़ी का, जब तक आप उनके पैसे नहीं चुका देते। तो जो आप जब कार लोन पे लेते हो, टू व्हीलर लोन पे लेते हो, तो उसका जो वो RC बुक आती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है RTO से, उसमें मेंशन किया होता है कि दिस कार इज सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन विद SBI बैंक। इसका मतलब है कि ये गाड़ी जिसने भी खरीदी है उसने लोन पे खरीदी है, और लोन किसने दिया, SBI बैंक ने। तो ये गाड़ी SBI बैंक के पास गिरवी है जब तक सारे EMI पे नहीं हो जाते। फिर आपका जब आखिरी EMI पे हो जाता है तो SBI बैंक आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, एक लेटर इशू करता है कि भाई हमारे लोन के सारे पैसे वापस आ चुके हैं, अब इस गाड़ी का ये पर्सन क्या करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा उधार खत्म हो गया, तो इसको अब जो करना है करे, उसको बेचना है बेचे, यूज करना है यूज करे, वी आर नॉट कंसर्न। आपको ये NOC डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है RTO में, और वो सबमिट करना पड़ता है। जब सबमिट करते हैं उसके बाद क्या होता है, आपको नई RC बुक मिलती है,
और वो नई आरसी बुक में ना वो जो हाइपोथिकेशन वाली लाइन है वो कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब जब भी आप वो गाड़ी बेचोगे तो कार खरीदने वाला आपसे आरसी बुक मांगेगा, उसमें लिखा होगा सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन, तो समझ जाएगा कि इस पर लोन चल रहा है। नहीं लिखा होगा तो उसको श्योरिटी हो जाएगी कि इस पर कोई बैंक लोन बाकी नहीं। पता चला आपने गाड़ी बेच दी, अब सामने वाला जो है बैंक वाले उससे लोन का पैसा मांग रहे, तो वो बेचारा आपको पूरे पैसे दे चुका है, अब बैंक वाले लोन का पैसा मांग रहे हैं, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो ये मेंशन किया होता है तो उससे क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये 160 तक यहीं पे अपने इसको स्टॉप करते हैं, बाकी फिर आई वाले अल्फाबेट से जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे।